नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची को नया निदेशक मिला है। विनोद कुमार ने एयरपोर्ट डायरेक्टर का पदभार संभाला है। इससे पहले वे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट में 11 महीने तक निदेशक रहे हैं। नए निदेशक ने कहा कि यात्रियों की सुविधाएं उनकी पहली प्राथमिकता होंगी। उन्होंने टर्मिनल में खानपान, बोर्डिंग और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन दिया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। विनोद कुमार ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण के मामलों को जल्द सुलझाने का भरोसा भी दिया है। साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत कर समाधान निकालने की योजना भी बनाई है। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही रांची एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान शुरू करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। छुट्टियों के मौसम में रांची से जयपुर और गोवा के लिए भी उड़ानों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। ये रांची से जो है एक जयपुर और एक गोवा, इन दो जगहों को जोड़ने के लिए जो है टाइम स्लॉट लिया गया है। और इसका अभी प्रचालन अभी शुरू नहीं हुआ है। जब ये इसका स्लॉट फिक्स हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पे जयपुर और गोवा के लिए फ्लाइट यहाँ से शुरू हो जाएगी। कुल कितने फ्लाइट है? कुल फ्लाइट जो है अभी 30 के आसपास में। ये दो डेस्टिनेशन और जो जाएंगे। ये सर, ये शेड्यूल का जो सवाल है, तो शेड्यूल का कब से शुरू होगा और कब तक के लिए? ये शेड्यूल जो है आपका करीब विंटर शेड्यूल है, तो आप 4 महीने तो आप मान के चलिए। उसके बाद फिर कोई परिवर्तन होता है तो अच्छा, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में भी इसमें एडिशन पर कुछ परिवर्तन करना पड़े, उसकी क्या व्यवस्था होती है? बीच में अगर कोई परिवर्तन करना पड़ता है, एड ऑन करना पड़ता है, या फिर मान लीजिए डिलीट भी करना पड़ता है, तो स्लॉट एलोकेशन टीम को जो है इसको लिखा जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है और फिर उसके हिसाब से फिर इसको। बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। विरोध बढ़ने पर 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया है। उस समय भाजपा के विधायक सड़क और भवन विभाग में कथित भ्रष्टाचार और बाढ़ पीड़ितों पर चर्चा की अनुमति न देने के मुद्दे पर विरोध जता रहे थे। शोर मचाते हुए विधायक सदन के वेल में आ गए। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने हाल ही में आई बाढ़ पर चर्चा की मांग की थी। तो देखिए किस तरीके से जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों पर आधे घंटे की चर्चा की मांग की और अध्यक्ष ने बीजेपी से प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन बीजेपी विधायक नहीं माने, अपनी मांग पर अड़े रहे और नतीजा ये हुआ है कि जमकर विरोध हुआ है। यहां तक कि विधायक जो हैं वो वेल तक पे आ गए। बीजेपी विधायक और एनसी विधायक आपस में भिड़े हैं। बीजेपी ने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर आधे घंटे की चर्चा की भी मांग की गई। तो अध्यक्ष ने बीजेपी से प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन बीजेपी विधायकों ने इसे नहीं माना। भाजपा सदस्य नहीं माने, जिसके बाद विधायक वेल तक में पहुंच गए। बीजेपी विधायक शगुन परिहार वेल की ओर बढ़ी, लेकिन महिला वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी विधायक वेल में कूद गए, जिन्हें मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। तो बीजेपी विधायक पूरे प्रश्नकाल के दौरान खड़े रहे और वॉकआउट भी किया गया, बॉयकॉट भी किया गया इस पूरे सत्र का। तो देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय नौसेना की अदम्य वीरता और सामुद्रिक सामर्थ्य को समर्पित नौसेना शौर्य संग्रहालय जल्द तैयार किया जाएगा, जहां सीएम योगी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शीघ्र निर्माण के निर्देश देते हुए कहा कि यह संग्रहालय भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास और समुद्री परंपरा का प्रतीक बनेगा और यह परियोजना उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन पर नई पहचान दिलाएगी।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि पर किसानों से बातचीत की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य में यह ऐतिहासिक वृद्धि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान किसानों ने भी अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के योगदान की सराहना की और कहा कि उनकी मेहनत से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में कृषि अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद नजर आए। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी बस्ती पहुंचे। सरदार पटेल जयंती पर वाल्टरगंज में होने वाली उनकी जनसभा मौसम खराब होने के कारण रद्द करनी पड़ी, लेकिन सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की भावना समझते हुए गन्ने का दाम 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। साथ ही किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया गया है। सबसे पहले तो जो आज प्रदेश के किसानों के चेहरे पे एक मुस्कान आई और शायद आज किसान महसूस कर रहे हैं कि जो बात किसान के दिल की है वह बात जो उसके जुबान पे नहीं आई, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस बात को समझा। और अभी कहीं प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी किसान संगठन ने भी मांग नहीं की, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा कि किसान की लागत जिस हिसाब से बढ़ रही है और ऐतिहासिक निर्णय लिया कि एक सत्र में 30 रुपए बढ़ाना। मुझे नहीं लगता, आप सब पत्रकार बंधु वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, आप मुझे बताएं कि शायद पहले कभी बीजेपी के कार्यकाल में किसी मुख्यमंत्री ने एक सत्र में 30 रुपए नहीं बढ़ाया। तो मैं बधाई देता हूं एनडीए की सरकार को। और आप सब जानते ही हैं कि जहाँ तक लोकदल की बात है, किसानों के बीच ही हमारी मेहनत ज़्यादा रहती है। किसान की क्या बातें हैं, क्या उनकी भावना है, उसे बेखूबी हमारे जनप्रतिनिधि समझते हैं। लगातार उसी प्रयास में हमारे जनप्रतिनिधि जुटे थे। पिछला पार्लियामेंट का चुनाव भी एक नारा हुआ कि कितनी सीट जो है एनडीए जीतेगी, 400 पार। वहाँ मैंने एक बात कही कि जब जनता इतना बड़ा आशीर्वाद देगी, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाएगी, 400 से ज़्यादा सीट देगी, तो गन्ने का भाव भी किसानों को 400 पार मिलने का। कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां एक मां ने अपने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने 40 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के लालच में बेटे प्रदीप का अपहरण कराया और उसकी बेरहमी से हत्या कर हाईवे पर शव फेंक दिया ताकि मामला सड़क हादसा जैसे लगे। मृतक के चचेरे भाइयों ने हत्या का शक जताया और पुलिस को सूचना दी। जांच में खुलासा हुआ कि ममता अपने प्रेमी मयंक और उसके भाई ऋषि के साथ 2 सालों से साजिश रच रही थी। पुलिस ने मुठभेड़ में ऋषि को पकड़ा, जबकि ममता और मयंक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने कहा कि हत्या का मकसद बीमा पॉलिसी की रकम हासिल करना था और ये मामला मां की ममता को कलंकित करने वाली सनसनीखेज वारदात बन गई। देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशु उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है
और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई। प्रतापगढ़ से अब खबर विकास भवन के सरकारी कार्यालय में मत्स्य पालन विकास अभिकरण के अधिकारी विकास कुमार दीपांकर को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस टीम के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी फाइल पास करने के नाम पर 14,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के पुरबालियान गांव में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर किसानों में नाराजगी है। दरअसल किसानों का यह आरोप है कि चकबंदी अधिकारी ने पैसे लेकर उनकी जमीनों में हेराफेरी की है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल से चकबंदी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से किसान अपनी जमीन पर फसल नहीं उगा पा रहे हैं। नाराज किसानों ने चकबंदी विभाग के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। कितने बीघा जमीन का? जी हमारी 10 बीघे जमीन थी। हाँ। और काली सड़क पे थी। हाँ। और वह काली सड़क की जमीन हमारी कम कीमत की थी। हाँ। और वो ज्यादा कीमत की करवा कर बाग में दे रखी है, हमारे हवाई चक बनवा कर। हाँ। और इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं करवाया। जो रोड पे जमीन थी हाँ आपकी, जी। वो कितनी कीमत की थी और जो अब आपको जमीन दी जी वो 30 पैसे की कीमत की थी। हम चाहते हैं कि हमारी सड़क की कीमत की जो जमीन हमारी जहाँ थी, हमें उसी कीमत की जगह हमें वही मिलनी चाहिए। हमें अब आपको कहाँ दे दी, किस तरह की जमीन दी? जी हमें बाग में दे रखी, वो 60 पैसे की कीमत में दे रखी। चकबंदी का ये मामला है कि ये बेचारे गरीब लोग हैं पुरबालियान के, इनके साथ इस तरीके से कर रखा है। जो इनकी जमीन 30 पैसे की है, 20 बीघे है, 25 बीघे है, इन्हें उठा के कहीं रेते में फेंक दिया, कहीं कहीं फेंक दिया। और इनकी साथ में कहीं जो जमीन भी है पटवारी है, ले दे के काम इधर से उधर के काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि जिन लोगों की जो जमीन खराब जमीन थी उनको अच्छी जगह दे दी गई और सड़क पर दे दी गई, सड़क पर भी कर दिए? ये सारा पैसे का कारण है भाई। कोई भी चीज हो, ये लोग गरीब आदमी, इनके पास तो पैसा ही नहीं। अगर इनके पास पैसा होता तो इनकी जमीन वहीं रहती और अच्छी रहती। दूसरे को जमीन दे दी, जिसके पास 1 लाख रुपए देने का सिस्टम है, 2 लाख रुपए देने का सिस्टम, उसकी जमीन उधर पक्की दे दी, रोड पर कर दिए। ये गरीब लोग है, इन्हें इतनी जानकारी नहीं, इन्हें रोड से उठाया, इन्हें पीछे फेंक दिया। किसी को ये कह दिया कि भाई तेरी तो जमीन जो है इसमें काली नदी में बहेगी। एक अभी मोमडन समाज से ये उनकी 12-13 बीघे जमीन मस्जिद की है, वो कभी चकबंदी में या कभी दिखाई गई होगी फरद में, वो 13 बीघे जमीन थी। आज उनका वहाँ जमीन का ही नहीं पता कहाँ गई उनकी जमीन, ऐसा कहाँ गई, गायब। अजी अब वो है ही नहीं। वे लोग इस चीज से भी चुके कि हमें वही। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते करनाल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहने सुनवाते हैं। शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन ये हम सब के लिए हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने का ये पवित्र दिन है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री किस तरीके से वो मुख्य बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं और इस मौके पर कई लोग, कई गणमान्य सदस्य भी मौजूद रहे हैं। और अब बढ़ते आगे श्रावस्ती से खबर है, जहां श्रावस्ती के सौरपुर बक्सरिया गांव में पिटाई से घायल विवाहिता की हालत गंभीर हो गई है। जहां 4 दिन पहले ससुर और देवर पर मारपीट का आरोप लगा था। तो देखिए, आपको बता दें, इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल में भर्ती हुई पीड़िता छुट्टी मिलने के बाद बुधवार को फिर तबीयत बिगड़ने के कारण सीएचसी में भर्ती कराया गया। तो वहीं पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि दामाद के कहने पर बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। तो डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। घटना इकोना थाना क्षेत्र में हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर, पहले जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी पीड़िता और उसके बाद फिर से हालत बिगड़ी, तब सीएचसी लेकर गए और जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लग रहा है ससुराल वालों पर। मारी नहीं जाकिर रवामन
पल्ला दई कर खम मारी नहीं तो जहर खवाए दी नहीं। जब थाने पाए तो दरोगा साहब से कहन कि भैया ये मारा हुआ तो कहता ये बेल्ट का मारा ना हुआ। तब वो गिटिया कहे कि हम मुँह पर मारी नहीं एक थप्पड़ दो और हम बेहोश हो गए है और हम नहीं जान पा कि कैसे कैसे मारी नहीं कर पेड़ों ज्यादा चोट है। या रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बस्ती से अब खबर, जहां जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां स्कूल की बस को एक तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि बस आगे चल रही स्कूली वैन में जा टकराई, जिससे वैन में सवार 8 छात्र घायल हो गए, जिसमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल लिया है। कानपुर कमिश्नरेट में पुलिसकर्मियों के मनोबल और कार्यशैली को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को हर महीने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसकी शुरुआत स्वरूपनगर सर्किल से की गई है, जहां एसीपी सुमित रामटेके ने विवेचना और आईजीआरएस और जन सुनवाई का आकलन करते हुए चारों थाने की समीक्षा की है। सम्मानित पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन से पुलिसिंग में सुधार होगा और शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा। साथ ही लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों की भी पहचान की जाएगी। तो देखिए, कानपुर पुलिस ने ये नया अभियान शुरू किया है, जहां एसीपी सुमित रामटेके ने थानों का आकलन किया है। शिकायतकर्ताओं को अब न्याय तुरंत मिलेगा। लापरवाह पुलिसकर्मियों की पहचान शुरू कर दी गई है। तो जिस सेवा के लिए नियुक्ति होती है पुलिसकर्मियों की, वो सेवा वो कितनी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, इसका आकलन किया जा रहा है, ताकि जनता की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान मिल सके। अभी करीब 1 महीना हो गया है मैंने स्वरूपनगर का चार्ज लिया है। तो हमारा काम ये होता है कि जैसे पुलिसकर्मी जिन्होंने पूरे 1 महीने में बहुत अच्छा काम किया उनको सम्मानित करना। तो पिछले महीने में 2-3 पैरामीटर्स हैं, एनबीडब्ल्यू की गिरफ्तारी है, कोई अच्छी कार्रवाई है, आईजीआरएस में अच्छा काम है या सीसीटीएनएस में अच्छा काम किया। ये 3-4 पैरामीटर में हमने एनालाइज किया किस थाने ने अच्छा काम किया और उसके बेसिस पे हमने थाना अध्यक्ष को, सब इंस्पेक्टर को, आरक्षी को सम्मानित किया। बढ़ते आगे, यूपी एसटीएफ का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए चित्रकूट से 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यूपी एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो इनके नाम इरफान अहमद, मोहम्मद हुसैन बताए जा रहे हैं। चित्रकूट से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो यूपी एसटीएफ के लिए ये बड़ी सफलता। कौशाम्बी जिले के मूरतगंज में मौजूद सहारा नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही से मरीज की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर में बीते 2 दिन हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने मोन्था चक्रवात के प्रभाव की वजह से अगले 36 घंटे तक उत्तर भारत में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विशेषज्ञ सुनील पांडे ने बताया कि बदलते मौसम में लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में हुए बदलाव और हल्की बारिश के कारण नमी से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
तो देखिए, मोंथा चक्रवात से मौसम का मिजाज बदला है। कानपुर में हल्की बारिश हुई है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आसपास के क्षेत्रों में भी अलर्ट रखा गया है। हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अभी जिस तरह से पिछले 2 दिन से जो मोंथा चक्रवात था उसका असर था और एक साइक्लोन अरब सागर में बना था उसका असर था, ये सारे सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं की वजह से पूरे दक्षिण भारत में, मध्य भारत में और कानपुर मंडल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं और इनके अभी आज रात तक जारी रहने की संभावना है। कल के बाद थोड़ी इनमें इंटेंसिटी इनकी कम हो जाएगी, बादलों की आवाजाही होगी, हल्की बूंदाबांदी रहेगी और इसी के साथ तापमान भी गिरने की पूरी संभावना है। हमीरपुर में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देखने को मिला है। भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो गया है और ठंड बढ़ गई है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव भी हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो मोंथा चक्रवात का असर हमीरपुर में भी नजर आया है। तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पर आप देखेंगे जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। बारिश की वजह से लोग परेशान हुए हैं। आवागमन में भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। वहीं झारखंड में भी चक्रवात मोंथा का असर अब दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवाती तूफान कमजोर होकर अब गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके प्रभाव से राज्य में 30 और 31 अक्टूबर तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो गिरिडीह, कोडरमा समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।